गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। लंबे लॉकडाउन से कर्ज चुकाने में मुश्किलें झेल रहे कंपनियों को आरबीआई ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी। केंद्रीय बैंक ने ईएमआई चुकाने से छूट की मोहलत 3 माह बढ़ाने का ऐलान किया। इसकी शर्तें बैंक तय करेंगे। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में एक बार फिर 0.40% कटौती कर दी है, जिससे घर, वाहन, पर्सनल लोन आदि सस्ता होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि घर, वाहन, निजी ज़रूरतों के लिए ऋण लेने वालों को जून से अगस्त तक ईएमआई न भरने का विकल्प होगा। मार्च से मई के 3 महीने मिलाकर कुल छूट 6 माह हो जाएगी। इससे हर माह ईएमआई देने वालों को फौरी तौर पर राहत मिलेगी। छूट पाने के लिए अपने बैंक को सहमति देनी होगी। आरबीआई ने रेपो दर यानी बैंकों को आरबीआई से मिलने वाले कर्ज की ब्याज दर 4% कर दी है, जो वर्ष 2020 के बाद सबसे कम है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के कुल 1,18,447 संक्रमण आ चुके हैं, जिसमें 3,583 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं 48,533 मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 6,088 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के वर्ष 2020-21 के लिए अध्यक्ष चुने गए। कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की एक वर्चुअल बैठक में उन्हें निर्वाचित किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन जापान के हिरोकी नाकातानी का स्थान लेंगे। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का दायित्व स्वीकार करते हुए उन्होंने विश्व में कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सभी सम्मानित महानुभावों से अनुरोध किया कि वे सभी स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य कोविड योद्धाओं की गरिमा, संकल्प शक्ति और निष्ठा के लिए उन्हें करतल ध्वनि से सलाम करें। कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष होने के नाते हर्षवर्धन ने शताब्दियों से मानवता को नुकसान पहुंचा रहे रोगों के बारे में अधिक प्रतिबद्धता की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक संसाधनों का पूल बनाकर एक दूसरे का पूरक बनने के लिए मिलकर रोगों का उन्मूलन किया जा सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के पोलियो उन्मूलन पर महत्वपूर्ण विशेषज्ञ सलाहकार समूह और वैश्विक टेक्निकल परामर्श समूह जैसी कई समितियों के सदस्य रहे हैं। कार्यकारी बोर्ड में 3 वर्ष के लिए निर्वाचित 34 सदस्य हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षक के 69,000 पदों पर भर्ती मामले में उत्तर कुंजी के विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के विशेषज्ञ की राय के साथ 27 मई तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने ऋषभ मिश्र व अन्य की ओर से दाखिल सेवा संबंधी याचिका पर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचियों की ओर राज्य सरकार के लघु शपथ पत्र पर आपत्ति उठाई गई। 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है। वह उत्तर कुंजी में कई प्रश्नों का गलत जवाब होने पर कई प्रश्नों के कोर्स से बाहर का होने जैसी विसंगतियां बता रहे हैं। इसके मद्देनज़र दर्जनों वकीलों ने अर्जेंसी अर्जी देकर याचिका दायर करने और तत्काल सुनवाई की मांग की है। ऐसे ही रोहित शुक्ल व 110 अभ्यर्थियों की एक अर्जी को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक शर्मा ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों की परीक्षा में अब बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। कोविड-19 महामारी के चलते ऑनलाइन मोड में हो रही पढ़ाई को आगे विस्तार देने के साथ साथ परीक्षा और मूल्यांकन भी ऑनलाइन होगा। सभी विश्वविद्यालय इसके लिए स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगी ताकि आगे किसी भी तरह की आपदा आने पर प्रवेश परीक्षा और मूल्यांकन से संबंधित कार्य किसी भी तरह बाधित ना हो। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की ओर से ई लर्निंग को बढ़ावा देने और शिक्षकों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में करीब 48 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऐसे में अगर कोई आपदा आ जाए तो इनकी ऑनलाइन परीक्षा लेने की तैयारी विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर पर करेंगे। कंप्यूटर सेंटर व लैब को आगे और अधिक विस्तार उच्च शिक्षण संस्थान देंगे। इतने अधिक संख्या में विद्यार्थियों की परीक्षा
लेने के लिए प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय सवाल पूछने और उसकी कंप्यूटर से ही जांच कर रिजल्ट कम समय में घोषित किया जा सकता है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर शुरू हुई तकरार आखिरकार शीत युद्ध तक पहुंच गई है। चीन को लेकर अपने नए विजन डॉक्यूमेंट्स में अमेरिका ने उस पर कायदे और कानून पर आधारित वैश्विक व्यवस्था का दुरुपयोग कर उसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और हितों के अनुकूल बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही हितों के टकराव में मिल रही चुनौतियों का जवाब देने की घोषणा की है। यूनाइटेड स्टेट स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना शीर्षक से अमेरिका के इस विजन डॉक्यूमेंट्स को व्हाइट हाउस ने जारी किया है। वैसे तो इस दस्तावेज में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन उसका मकसद साफ है। अमेरिका ने माना है कि दोनों बड़ी शक्तियां अपने हितों की उचित तरीके से रक्षा करने के लिए आमने सामने हैं। अमेरिका ने सीपीसी से मिल रही चुनौतियों का जवाब देने का ऐलान किया है। पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चीन के प्रति अमेरिकी नीति अभी तक इस उम्मीद पर आधारित थी कि उनके साथ संबंधों को मजबूत बनाने से वहां मौलिक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक खुलेपन को बल मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि कोरोना वायरस चीन से ही निकला है और उनका देश इसे हल्के में नहीं लेगा। मिशिगन में अमेरिकी नेताओं के साथ बैठक में भाग लेते हुए ट्रंप ने कहा, यह चीन से आया है, हम इसको लेकर खुश नहीं हैं। हमने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, अभी उसकी स्याही सूखी भी नहीं है कि अचानक यह आ गया। हम इसे हल्के में नहीं लेने वाले। चीन के प्रति ट्रंप बहुत सख्त बयान देते रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने यह संकेत नहीं दिया है कि वह क्या कदम उठाने जा रहे हैं। मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने इसकी पूरी इकोनॉमी की डरावनी तस्वीर खींची है। उन्होंने वर्ष 2020-21 के दौरान देश की विकास दर बढ़ने की जगह घटने की आशंका जताई है। आरबीआई से पहले मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, नोमुरा, बैंक ऑफ अमेरिका, एसबीआई, इकरा जैसी वित्तीय एजेंसियों ने आर्थिक विकास दर में 0.5% से 5% तक गिरावट की आशंका जताई थी। इससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह भी इस तरह की आशंका जता चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 40 वर्षों में भारत की विकास दर कभी निगेटिव नहीं रही है। आरबीआई गवर्नर ने विकास दर के निगेटिव रहने की आशंका जताई है, लेकिन कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। केंद्र सरकार की तरफ से भी विकास दर का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। आम बजट 2020-21 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने नॉमिनल ग्रोथ रेट के 10% रहने की बात जरूर की थी, लेकिन उसके बाद से काफ़ी हालात बदल चुके हैं। आमतौर पर वित्तीय वर्ष की पहली मौद्रिक नीति में आरबीआई विकास दर तय करता है और उसके आधार पर महंगाई दर भी तय की जाती है। इसके आधार पर सरकार पूरे साल के लिए अपनी उधारी ज़रूरतों को भी समायोजित करती है। कोविड-19 से देश की इकोनॉमी को लगने वाली बड़ी चोट को देखते हुए इसे दूर करने के लिए कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं। केंद्र की तरफ से 5 दिनों तक तमाम सेक्टरों के लिए अलग अलग राहत पैकेज के ऐलान के 5 दिनों के बाद शुक्रवार को आरबीआई ने ब्याज दरों में 40 आधार अंकों यानी 0.40% की कटौती का ऐलान किया। यह 2 महीनों के भीतर आरबीआई की तरफ से की गई दूसरी कटौती है। मार्च व अप्रैल में आरबीआई की तरफ से 8,863 करोड़ का पैकेज दिया जा चुका है। सावधि कर्ज की वापसी पर जो मोरेटोरियम सुविधा 31 मई तक के लिए दी गई थी, उसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। आरबीआई गवर्नर ने एमएसएमई सेक्टर और निर्यातक समुदाय के लिए भी अतिरिक्त राहत पैकेजों का ऐलान किया है। ब्याज दरों को तय करने के लिए मौद्रिक नीति समिति की 20-22 मई की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो दर अल्पकालिक ऋण योजनाओं को तय करने में अहम भूमिका निभाने वाली है। अब 4% रह गई है। यह वर्ष 2000 के बाद सबसे न्यूनतम स्तर है। ज़रूरत पड़ती तो और कटौती की जा सकती है। यदि आज का सेशन हम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही स्टडी विद आस्था के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।